हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो बायोलॉजिकल टर्म स्टार्टिंग विद अल्फ़ाबेट के। आज हम देखने वाले हैं अपने टर्म्स जो कि आपके के अल्फ़ाबेट से, के लेटर से शुरू होते हैं। तो क्लास 10th 11th 12th नीट और अदर कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे कि कैरियोटाइप, कैरियोकाइनेसिस, क्रैब साइकिल, काइनेटोकोर, क्रैन्स एनाटॉमी और बहुत सारे ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड टर्म्स, वो भी कैसे, सिंपल और इजी लैंग्वेज में। तो अगर आप सब लोग बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और कंपेटिटिव एग्जाम्स में एज लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी विद लेटर के। So first term is karyotype. It is the complete set of chromosomes of an organism arranged in pairs according to size, shape and number. क्रोमोसोम्स के साइज, शेप और नंबर के आधार पे जो क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट है, जो एक सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स, उनका अरेंजमेंट, कंप्लीट सेट का अरेंजमेंट, पेयर्स में अरेंजमेंट, उसी को हम कहते हैं कैरियोटाइप। इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर का यहाँ पे एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, जो कि कैसे होता है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। जो 21st क्रोमोसोम है वहाँ पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा पाया जाता है उसमें, तो इसकी वजह से डाउन सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट्स, कैरियोटाइप किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स का कंप्लीट सेट होता है जो कि नंबर, साइज, शेप और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अरेंज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ह्यूमन कैरियोटाइप की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स, जिसमें से 22 पेयर्स ऑटोसोम्स हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है। और इस सेक्स क्रोमोसोम्स में फीमेल में बात करें तो XX और मेल में XY। और इसको साइटोजेनेटिक टेस्ट के थ्रू देखा जाता है, स्पेशली कब, मेटाफेज स्टेज में, जब क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल होते हैं। तो कैरियोटाइप का बच्चों इंपॉर्टेंस क्या है, इसका क्या महत्व है इतना? जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, इसमें 47 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 27 होता है, यानी कि ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 हो जाता है। सॉरी, मैंने 27 बोल दिया, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम हो जाता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करने के लिए, जिसमें पहला एग्जांपल हमने देखा डाउन सिंड्रोम का, ऐसे ही और भी एग्जांपल हैं जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, जो कि फीमेल में देखने को मिलता है, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर 45 होते हैं 46 की जगह, यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक ही, उसमें जो पेयर है उसका एक ही सेट मौजूद होता है, यानी कि XX की जगह सिर्फ X ही प्रेजेंट होता है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें, एक और जेनेटिक डिसऑर्डर, तो इसमें जो क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर 46 की जगह पे 47 होता है, ये मेल में देखने को मिलता है। और इसमें जो है सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पे आपका जो है मेल में XY होता है, लेकिन इस केस में क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के केस में XXY प्रेजेंट होता है। तो इंपॉर्टेंस में हमने देखा कैरियोटाइप के कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंस हो गया इसका, सेक्स डिटर्मिनेशन में इसका यूज़ है। फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उसकी स्टडी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को समझने के लिए भी कैरियोटाइप का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब एक यहाँ पे शॉर्ट में हम समझते हैं कि कैरियोटाइप को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो उसके स्टेप्स क्या क्या हैं प्रिपरेशन ऑफ कैरियोटाइप्स के। सबसे पहले सेल कल्चर किया जाता है, उसके बाद मेटाफेज अरेस्ट यूजिंग कॉल्चिसिन, मेटाफेज में ही सेल साइकिल को रोक दिया जाता है कॉल्चिसिन का यूज़ करते हुए। फिर स्टेनिंग की जाती है, उसके बाद माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफी जो है वो किया जाता है, और लास्ट में क्रोमोसोम का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। तो क्या क्या स्टेप्स हमने देखे, नंबर 1 सेल कल्चर, नंबर 2 मेटाफेज अरेस्ट, नंबर 3 स्टेनिंग, नंबर 4 माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफी एंड नंबर 5 इज क्रोमोसोम अरेंजमेंट। तो अगर आप लोगों ने कभी इस प्रोसेस को फॉलो किया हो अपने स्कूल या कॉलेज कहीं पे भी, तो इससे रिलेटेड आपको कुछ टर्म्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक टर्म आता है कैरियोटाइप में ही, कैरियोग्राम।
कैरियोग्राम क्या क्या होता है बच्चों? इट इज़ द फोटोग्राफ ऑफ अरेंज्ड क्रोमोसोम्स। जो अरेंज क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट है उसका जो फोटोग्राफ है उसी को कहा जाता है कैरियोग्राम। एक टर्म और आता है ईडियोग्राम, IDIO। ईडियोग्राम इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अगर आप डायग्रामेटिकली उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको ईडियोग्राम बोलेंगे, और फोटोग्राफिकली अगर आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम कहते हैं कैरियोग्राम। इसी में और टर्म आएगा ऑटोसोम, जो कि आपका नॉन सेक्स क्रोमोसोम है, और एक और टर्म आएगा एलोसोम, ALLO। एलोसोम जो है उसको वो सेक्स क्रोमोसोम को ही कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैरियोटाइप में, कि जो ह्यूमन सोमैटिक सेल्स हैं वो आपके डिप्लॉयड होते हैं, उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। गैमीट आपके हैप्लॉयड होते हैं, उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये जो आपका कैरियोटाइप है, इट इज़ द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ अ सेल इन होमोलोगस पेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप एंड सेंट्रोमियर पोजिशन। नेक्स्ट टर्म इज कैरियोकाइनेसिस, डिविजन ऑफ द न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिविजन। न्यूक्लियस का डिवीजन होना सेल डिवीजन के दौरान, इसी को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। सेल डिवीजन जैसे कि माइटोसिस या फिर मियोसिस। माइटोसिस जो है वो आपका सोमैटिक सेल्स में होता है जनरली, और मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब हुआ कि न्यूक्लियस का डिवीजन, वो भी कब? सेल डिवीजन के दौरान। ये कब होगा? कैरियोकाइनेसिस सेल साइकिल के एम फेज में होती है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सेल साइकिल में होता है इंटरफेज और एम फेज। तो कैरियोकाइनेसिस सेल साइकिल के एम फेज में होती है, और ये दोनों टाइप के सेल डिवीजन में प्रेजेंट होती है, यानी कि मियोसिस और माइटोसिस दोनों में। अब स्टेजेस क्या होते हैं कैरियोकाइनेसिस के? हम माइटोसिस के एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहला प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज और टीलोफेज। तो प्रोफेज में बच्चों क्या होता है, शॉर्ट में हम इनको भी समझ लेते हैं। प्रोफेज में क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस होता है, और कंडेंस होकर क्या बनने लग जाते हैं? क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस फेज में डिसअपियर हो जाता है, और मेटाफेज आता है दूसरा फेज। उसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं ऑपोजिट पोल से। एनाफेज आता है तीसरा फेज, जिसमें सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होके ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लग जाते हैं। और टीलोफेज में 2 नए न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बन जाता है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो कैरियोकाइनेसिस है उसके बाद हमेशा साइटोकाइनेसिस होता है, और अगर साइटोकाइनेसिस ना हो तो मल्टी न्यूक्लिएट की कंडीशन आपकी, यानी कि सिनोसिटिक कंडीशन जनरेट हो जाती है। तो माइटोसिस में 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई बनेंगे, और मियोसिस में हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। सो कैरियोकाइनेसिस is the division of the nucleus into 2 daughter nuclei during cell division. Next term is kinetochore. It is a specialized protein structure on the centromere. सेंट्रोमियर जो है बच्चों वो क्रोमोसोम का पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, जहाँ से आपके जो दोनों क्रोमैटिड्स हैं वो जॉइंट होते हैं। सो काइनेटोकोर इज अ स्पेशल प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑन द सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर के ऊपर एक स्पेशल प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, टू विच स्पिंडल फाइबर्स अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम पे स्पिंडल फाइबर्स का जो अटैचमेंट होता है वो क्रोमैटिड सेंट्रोमियर से होता है, लेकिन सेंट्रोमियर में भी कहाँ? तो जिन स्ट्रक्चर से होता है उस स्ट्रक्चर का नाम है काइनेटोकोर। सो काइनेटोकोर एक स्पेशल प्रोटीन है बच्चों, जो कि क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर रीजन पर प्रेजेंट होता है। सेंट्रोमियर के दोनों साइड पर आपका काइनेटोकोर प्रेजेंट होगा। इसका लोकेशन अगर हम देखें तो ये सेंट्रोमियर जो होता है क्रोमोसोम में, उसके दोनों साइड पर काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है, और यहीं से स्पिंडल फाइबर्स जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं अटैच होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो इसका फंक्शन क्या हुआ? ये स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करता है, क्रोमोसोम मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है, एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड से को सेपरेट करना भी इसी का काम है, और प्रॉपर क्रोमोसोम सिग्रीगेशन को एंश्योर करता है आपका काइनेटोकोर। इसके रोल की बात अगर हम करें मियोसिस और माइटोसिस दोनों में, तो माइटोसिस में मेटाफेज में क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन होते हैं स्पिंडल फाइबर्स, फिर उसी टाइम काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं, और एनाफेज में क्रोमैटिड्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। मियोसिस में बात करें इसके रोल की, तो मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं, और होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट कैसे होंगे? जब स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से अटैच होंगे। मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। मियोसिस 2 जो है वो बच्चों हमेशा सिमिलर होता है किसकी तरह? माइटोसिस की तरह।
तो इसका एक सिंपल सा रोल ये है काइनेटोकोर का कि ये आपका सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर इससे अटैच हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल्स की तरफ इसको पुल करते हैं। तो काइनेटोकोर एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ये सेंट्रोमियर के ऊपर मौजूद होता है। इसके फंक्शन की बात करें तो ये स्पिंडल अरेंजमेंट और क्रोमोसोम के सीक्रेशन में मदद करता है। अगर काइनेटोकोर प्रॉपर फंक्शन ना करे तो नॉन डिसजंक्शन हो सकता है, यानी कि क्रोमोसोम का प्रॉपर डिसलोकेशन नहीं होगा, क्रोमोसोम प्रॉपरली ऑपोजिट पोल्स की तरफ नहीं जाएंगे। So, kinetochore is a disc-shaped protein complex present on the centromere of a chromosome. और ये क्या हेल्प करता है? It helps in the attachment of spindle fibers during cell division. Next term is students keratin. केराटिन के बारे में आप लोग ने बहुत सुना होगा, आप लोग सेलों जाते होंगे तो वहाँ पे जो नाई की दुकान है वहाँ पे केराटिन ये टर्म बहुत ही यूज़ होता है। सो इट्स अ टफ fibrous structural protein that makes up hair, nails and the outer layer of human skin. It is also found in scales, feathers and hooves. ये scales में यानी कि जो exoskeleton है उसमें, feathers में और hooves में जो खुर होते हैं गाय भैंस और घोड़े इन सब के, उसमें भी आपका केराटिन ही मौजूद होता है। सो केराटिन एक फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन है बच्चों, जो कि हमारे बॉडी के आउटर प्रोटेक्टिव पार्ट्स में हमें देखने को मिलता है। लोकेशन की बात करें तो हेयर सबसे पहले आया, फिर नेल्स आ गए आपके, नाखून, बाल, और एपिडर्मिस आ गया यानी कि स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर। और एनिमल्स में बात करें, अदर एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स के अलावा, तो फेदर्स में आपका केराटिन होता है, हॉर्न्स में होता है उनके, हूव्स में होता है, क्लॉज में होता है। केराटिन के ही बच्चों अगर हम टाइप्स की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, अल्फ़ा केराटिन और बीटा केराटिन। अल्फ़ा केराटिन जो है वो मैमल्स में देखने को मिलते हैं। मैमल्स में भी कहाँ कहाँ? हेयर, नेल्स, स्किन में प्रेजेंट होते हैं। और बीटा केराटिन की बात करें इसके दूसरे टाइप की, तो ये बर्ड्स और रेप्टाइल्स में देखने को मिलते हैं और ये उनके फेदर्स और क्लॉज में प्रेजेंट होते हैं। बात करें इसके फंक्शन की तो इसका पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन, यानी कि स्किन को मैकेनिकल डैमेज से बचाता है। दूसरा फंक्शन हो गया केराटिन का स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करना। और तीसरा इसका फंक्शन हुआ वाटर लॉस को रिड्यूस करता है। साथ ही साथ में इन्फेक्शन से बॉडी को प्रोटेक्ट करने का भी आपका काम ये केराटिन करता है। तो केराटिन एक स्क्लेरोप्रोटीन है बच्चों, जो कि इनसोल्यूबल होता है किसमें? वाटर में। ये एपिडर्मिस की आउटर लेयर में डेड केराटिनाइज सेल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं और ये एक्सेस केराटिन फॉर्मेशन अगर हो जाए तो स्किन डिसऑर्डर्स भी हो सकता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर एक्सेस केराटिन फॉर्मेशन हो जाए स्किन में तो स्किन रिलेटेड कोई डिसऑर्डर भी हमें हो सकता है। सो केराटिन इज अ टफ insoluble fibrous protein that forms the main structural component of hair, nails and other layer of skin. Next term is kingdom. Kingdom is the highest taxonomic rank in Whitaker's 5 kingdom classification. जो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है उसमें जो सबसे हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्की है उसी को हम कहते हैं किंगडम। और टोटल 5 किंगडम है हमारे पास। मोनेरा जिसमें सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, फिर आते हैं प्रोटिस्टा, इसमें आते हैं आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, फिर फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। इन सभी में आपके यूकैरियोट्स हैं लेकिन यूनी और मल्टी दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। सो किंगडम बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक मेजर टैक्सोनॉमिक रैंक है जो कि ऑर्गेनिजम्स को ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड करता है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। 5 किंगडम का हमने जिक्र किया तो ये आर.एच. विटेकर ने दिया था 1969 में। उन्होंने 5 किंगडम, सबसे पहला मोनेरा जिसमें कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सभी बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा जिसमें कि मोस्टली यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर आते हैं जैसे कि अमीबा हो गया। फिर थर्ड था हमारा किंगडम फंजाई, इसके अंदर हेट्रोट्रॉफिक आपके ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि मेनली सैप्रोफिटिक हैं। और जो फंजाई है इसको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चों, फंगल सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की, विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। इसमें आपके एग्जाम्पल्स आगे मशरूम। फोर्थ किंगडम इज प्लांटी जो कि ऑटोट्रॉफिक हैं, इनका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, इसमें सारे आपके ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे। 5वां जो किंगडम है दैट इज़ एनिमिलिया, इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं और इनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होता है। एग्जाम्पल मैमल्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, किस आधार पे ये 5 किंगडम
आपके आए हैं बाय द आर.एच. विटेकर। तो उन्होंने सेल टाइप एक बेसिस लिया कि प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है कि हेटरोट्रॉफिक है, और रिप्रोडक्शन। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग इसमें याद रखिएगा किंगडम में बच्चों, कि जो मोनेरा है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही आते हैं। फंजाई में सेल वॉल काइटिन का बना होता है, प्लांट्स में सेल वॉल आपका सेलुलोज का बना होता है, और एनिमल में सेल वॉल तो एब्सेंट ही होता है। तो किंगडम जो है बच्चों, इट इज़ दी हाईएस्ट मेजर टेक्सोनोमिक कैटेगरी used to classify organisms based on similarities in structure, nutrition, reproduction and cell organization. Our next term is Kupffer cells. ये Kupffer cells क्या है बच्चों? It is the specialized macrophages located in the liver that lining the walls of the sinusoids. तो ये आपके स्पेशल मैक्रोफेजेस है। मैक्रोफेजेस मतलब जो एनगल्फ फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं, ये आपके प्रेजेंट होते हैं लिवर में कफर सेल्स, और लिवर में कहाँ, लाइनिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ साइनोसॉइड्स। साइनोसॉइड्स क्या हैं बच्चों? साइनोसॉइड्स जो हैं दे आर दी स्पेशलाइज्ड डिसकंटिन्यूअस कैपिलरीज विथ वाइड इरेगुलर ल्यूमेंस फाउंड इन द लिवर। ये आपके स्पेशलाइज्ड डिसकंटिन्यूअस कैपिलरीज हैं जो कि जिनका ल्यूमन जो है वो थोड़ा इरेगुलर होता है, और ये आपके लिवर में मौजूद होते हैं। तो इनकी लाइनिंग में आपका क्या प्रेजेंट होता है? कफर सेल्स। दे प्ले अ वाइटल रोल इन ब्रेकिंग डाउन रेड ब्लड सेल्स एंड कैप्चरिंग पैथोजेंस। ऑब्वियसली बात है, जब ये आपके मैक्रोफेजेस हैं तो ये पैथोजन को तो पकड़ने का काम करेंगे ही करेंगे। तो ये आपके रेड ब्लड सेल्स को ब्रेक डाउन करते हैं और साथ ही साथ में पैथोजेंस को, यानी कि जो बाहर से माइक्रोब्स एंटर किए हैं उनको पकड़ने का काम करेंगे। सो कफर सेल्स लिवर के स्पेशल फैगोसिटिक सेल्स होते हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। इनके लोकेशन की बात की हमने, तो ये आपके कफर सेल्स जो हैं वो लिवर के साइनोसॉइड्स यानी कि ब्लड फिल्ड स्पेस में प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ में बच्चों ये जो कफर सेल्स हैं ये रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम का पार्ट भी आपके होते हैं। कफर सेल्स के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये बैक्टीरिया और पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करता है, ओल्ड आरबीसीज को फैगोसाइटोसिस करता है, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। तो आप लोग इसमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, जैसे कि जो कफर सेल्स हैं वो बेसिकली लिवर मैक्रोफेजेस होते हैं, यानी कि लिवर में अगर कोई माइक्रोब्स आए हैं तो उसको फैगोसाइटोज करने का ये काम करेंगे। इनका मेन रोल है ब्लड फिल्ट्रेशन और इम्यूनिटी में। तो कफर सेल्स का लोकेशन लिवर, नेचर कैसा है, फैगोसिटिक सेल्स हैं। फंक्शन की बात करें इसकी तो डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रोब्स को, साथ ही साथ में रिमूव करते हैं वॉन आउट आरबीसीज को, और ये आपके मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम का पार्ट है। So Kupffer cells are specialized macrophages present in the liver sinusoids that remove bacteria, debris and old red blood cells from the blood. Next term is karyogamy. Fusion of two haploid nuclei during fertilization. फर्टिलाइजेशन के दौरान दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूजन ही क्या कहलाता है? कैरियोगैमी। इट इज़ कॉमन इन फंजाई एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैरियोगैमी हमेशा देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपके दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हमेशा फ्यूज़ करेंगे और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोगैमी। तो कैरियोगैमी का मतलब क्या हुआ कि जब दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है जो कि फर्टिलाइजेशन के आपके दौरान ही होता है। आप लोग जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो मेल और फीमेल गैमीट हैं दोनों ही हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं, और दोनों जब फ्यूज़ करते हैं तो इसी प्रोसेस को, दोनों के न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम कहते हैं कैरियोगैमी, और बनता है आपका फिर डिप्लॉइड जाइगोट। कैरियोगैमी प्लांट्स और एनिमल्स में, प्लांट्स और फंजाई में थोड़े अलग अलग होते हैं। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम पे कैरियोगैमी होता है, और फंजाई में बात करें तो फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान पहले प्लाज्मोगैमी होता है फिर कैरियोगैमी होता है, यानी कि पहले साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, दो फंगल हाइफी का फ्यूजन होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म के यानी कि प्लाज्मोगैमी होने के बाद फिर होता है कैरियोगैमी फंजाई में।
तो आप लोग कैरियोगैमी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे कि आया एक टर्म प्लाज्मोगैमी, जिसमें कि साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। कैरियोगैमी हम जानते हैं न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। और जाइगोट क्या है, हमारे डिप्लॉयड सेल हैं जो कि कैरियोगैमी के बाद बनते हैं। तो कैरियोगैमी में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिससे बनता क्या है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस, और ये फर्टिलाइजेशन का एक एसेंशियल स्टेप है। फंजाई में बात करें तो प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी सेपरेट स्टेजेस में होते हैं। सो कैरियोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट टर्म की तरफ चलेंगे बच्चों, किडनी, जो कि हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इट इज़ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट फिल्टर्स ब्लड एंड फॉर्म्स यूरिन इन ह्यूमंस। किडनी का मेन रोल हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड को फिल्टर आउट करना और यूरिन फॉर्मेशन करना। तो किडनी जो है एक इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने का काम करती है, और साथ ही साथ में यूरिन फॉर्मेशन में भी इसका मेन रोल होता है। किडनी के अगर हम लोकेशन की बात करें बच्चों, तो ये एब्डोमेन के, ये जो हमारा एब्डोमेन है जहाँ पे स्टमक, लिवर, ये सब चीज़ें मौजूद हैं, तो ये डायफ्राम के नीचे का पोर्शन, ये एब्डोमेन के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स पर, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन है, उसके दोनों साइड पर ये मौजूद होते हैं एब्डोमेन के पोस्टीरियर पार्ट में। और जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है लेफ्ट किडनी से। किसकी वजह से, लिवर की वजह से, क्योंकि लिवर ने थोड़ा स्पेस ले लिया है, इस वजह से राइट किडनी हल्की सी नीचे होती है। किडनी के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हर किडनी में अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, जो कि स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी के, वो 1 मिलियन से भी ज़्यादा आपके प्रेजेंट होते हैं। और मेन पार्ट्स क्या क्या हैं इसके नेफ्रॉन के, सॉरी नॉट नेफ्रॉन के, किडनी के मेन पार्ट्स हैं आपके कॉर्टेक्स, मेडुला और रिनल पेल्विस। कॉर्टेक्स जो है वो आउटर रीजन है, मेडुला इनर रीजन है, और रिनल पेल्विस यूरिन कलेक्ट करने का काम करता है। बात करें किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की, यानी कि नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन के मेन पार्ट्स क्या क्या हुए, ग्लोमेरुलस, जो कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज हैं, जो कि बोमेंस कैप्सूल में मौजूद होगा। तो सबसे पहले आएगा ग्लोमेरुलस, देन बोमेंस कैप्सूल, देन पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ हेनली, देन डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड द लास्ट इज कलेक्टिंग डक्ट। किडनी के फंक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि ब्लड को फिल्टर करना। दूसरा वाटर बैलेंस को मेंटेन करना। तीसरा सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना। चौथा पीएच रेगुलेशन में भी इसका रोल है। और पांचवा ये हार्मोन सिक्रीशन भी करता है, यानी कि रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन भी ये आपका सिक्रीट करता है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किडनी के बच्चों की, इसका स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो है नेफ्रॉन। ये क्या करता है, इसका यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, तो उसमें फिल्ट्रेशन होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, देन रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। ये आपके 3 मेन स्टेप्स हैं यूरिन फॉर्मेशन के। एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसमें किडनी में कि ADH हार्मोन वाटर रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है, जो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, याद रखिएगा आप लोग, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये पोस्टीरियर एंड पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और ये आपके किडनी पे नेफ्रॉन पे एक्ट करता है और रीअब्जॉर्प्शन, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है। अगर किडनी प्रॉपर फंक्शन ना करे बच्चों, तो डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। डायलिसिस आप लोगों ने सुना होगा, हमने भी प्रीवियस वीडियो में डायलिसिस के बारे में डिस्कस किया था। तो डायलिसिस की नीड कब होती है, जब किडनी प्रॉपरली ब्लड को फिल्टर आउट ना करे या फिर किडनी फेलियर हो जाए। सो किडनी इज द बीन शेप्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दैट फिल्टर ब्लड, रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट and maintain water and salt balance in the body. Next term is kelp. kelp भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा kelp के बारे में। ये क्या है, दे आर द लार्ज ब्राउन एल्गी फाउंड इन मेराइन एनवायरनमेंट्स, यानी कि ये समुद्री एनवायरनमेंट्स में मिलते हैं और ये क्या है, आपके ब्राउन एल्गी है। सो kelp एक लार्ज ब्राउन एल्गी है जिसको सीवीड भी कहा जाता है, जो कि मोस्टली कोल्ड मेराइन वाटर्स में ग्रो करती हैं। ये आपके ब्राउन एल्गी में आते हैं, यानी कि फियोफाइसी में, और
इनके अंदर जो पिगमेंट मौजूद है वो है फ्यूकोजेंथिन विच इज़ अ ब्राउन कलर पिगमेंट। ये कोल्ड कोस्टल वाटर्स में मिलेंगे बच्चों आपको। इनका हैबिटाट है रॉकी सबस्ट्रेट पर भी, रॉकी सबस्ट्रेट जो होते हैं यानी कि चट्टानों पर भी ये अटैच हो जाते हैं और कैल्प फॉरेस्ट बना सकते हैं, यानी कि मेराइन इकोसिस्टम का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कैल्प का बॉडी थैलस होता है क्योंकि ये एल्गी हैं। ट्रू रूट स्टेम लीव्स इनमें एब्सेंट होते हैं। और इनके फिर पार्ट्स क्या क्या होंगे, इनमें होगा होल्ड फास्ट जो कि रॉक से अटैच करता है। दूसरा पार्ट है स्टाइप जो कि स्टेम जैसा पार्ट होता है। तीसरा पार्ट है ब्लेड जो कि लीफ जैसा फ्लैटेंड पार्ट होता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है नेचर में, तो कैल्प जो है बच्चों ये मेराइन ऑर्गेनिजम्स के लिए हैबिटाट प्रोवाइड करते हैं क्योंकि कैल्प फॉरेस्ट का ये एक फॉर्मेशन कर देते हैं। साथ ही साथ में ये फूड सोर्स का भी काम करते हैं, यानी कि कुछ कंट्रीज़ में इनको एज अ एडिबल सीवीड कंज्यूम किया जाता है। ये एल्जिनेट का भी सोर्स है, यानी कि फूड इंडस्ट्री और मेडिसिन में इनका यूज़ होता है। साथ ही साथ में ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन और कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में भी हेल्प करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में भी ये हेल्प करते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं। तो ये आपके कैल्प जो है वो मल्टी सेलुलर ब्राउन एल्गी हैं। इनके अंदर जो पिगमेंट मौजूद है वो है फ्यूकोजेंथिन। इनका सेल वॉल बना होता है सेलुलोज और एल्जिन का, और ये हमेशा आपको मेराइन हैबिटाट में ही देखने को मिलेंगे। तो कैल्प इज अ लार्ज मल्टीसेलुलर ब्राउन एल्गा बिलोंगिंग टू द क्लास फियोफाइसी, कॉमनली फाउंड इन कोल्ड ओशियन वाटर्स। हमारा नेक्स्ट टर्म है क्रैब साइकिल विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सेलुलर रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस है। सेलुलर रेस्पिरेशन में हमें ग्लाइकोलिसिस, देन क्रैब साइकिल और लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलता है। अगर बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की तो तीनों मिलेंगे। एनारोबिक की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस वो भी सेल साइटोप्लाज्म में ही परफॉर्म किया जाता है। तो क्रैब साइकिल है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। It is the series of chemical reactions used by all aerobic organisms to generate energy। ये एक केमिकल रिएक्शंस की सीरीज़ हैं जिसमें कि एरोबिक ऑर्गेनिजम्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि क्रैब साइकिल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा बिकॉज ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में हमेशा ध्यान रखिएगा आपका ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होता है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका बनेगा ATP। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो क्रैब साइकिल है जिसको और भी नाम हमने बताया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल। तो क्रैब साइकिल सेलुलर रेस्पिरेशन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है बच्चों, जहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम A ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसके लोकेशन की हमने बात की आपके साथ। तो यूकैरियोटिक सेल्स में अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म में होता है। स्टेप्स क्या क्या हैं थोड़ा शॉर्ट में हम समराइज कर लेंगे। सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम A जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलके, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है सिट्रिक एसिड विच इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड। क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन, तो बनेगा सिट्रिक एसिड विच इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड। अब इसमें होंगे सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, देन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रीजनरेट होता है और इससे साइकिल हमारी बार बार क्रैब साइकिल चलती रहती है। एनर्जी यील्ड की बात करें अगर हम पर एसिटाइल कोएंजाइम A के बेसिस पे कि एक एसिटाइल कोएंजाइम A से कितनी एनर्जी बनेगी, तो आपका इसमें क्या क्या बनता है क्रैब साइकिल में 3 NADH, एक FADH2, एक ATP या फिर GTP। ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, GTP इज गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 2 आपके कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। तो पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे बच्चों ये साइकिल जो है आपका 2 बार यानी कि 2 टाइम्स चलेगा। तो आप लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा कि इसको हम TCA साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमेशा ग्लाइकोलिसिस के बाद होगा और इसका मेजर रोल है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स यानी कि NADH और FADH2 को प्रोड्यूस करना, इसका मेजर रोल है। क्रैब साइकिल इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि क्रैब साइकिल को हब ऑफ मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स
और प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स यहीं एंटर करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेकडाउन करेगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स, तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके यहीं पे एंटर करेंगे क्रैब्स साइकिल में और फर्दर एटीपी का जनरेशन करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्रैब्स साइकिल जो है बच्चों या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल, इट इज़ अ साइक्लिक सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस। इसमें साइक्लिक वे में एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं विच आर अकरिंग इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स दैट ऑक्सीडाइजेज एसिटाइल कोएंजाइम A to CO2 and produce NADH, FADH2 एंड ATP। ये 3 चीज़ें बनती हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, NADH, FADH2 और ATP। नेक्स्ट टर्म इज क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। अभी हमने कुछ देर पहले ही टर्म देखा था कैरियोटाइप, जहाँ पे हमने क्लिनफेल्टर सिंड्रोम का भी जिक्र किया था। सो इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन मेल्स कॉज्ड बाय एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। मेल्स में ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कि सेक्स क्रोमोसोम XY की जगह पे XXY प्रेजेंट होता है। तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम बच्चों एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो कि मेल्स में होता है जब उनके पास एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट हो। इसके कारण क्या हो गए आपके क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के? तो नॉर्मल मेल कैरियोटाइप आप लोग जानते हैं 46 यानी कि XY होता है, 46 XY, और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में 47 यानी कि XXY हमें देखने को मिलेगा। ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है, यानी कि मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स प्रॉपर सेपरेट ना हो तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होने के चांसेस मेल्स में होते हैं। इसमें हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्स में क्या क्या देखने को मिलेगा? तो टॉल हाइट होगी, स्मॉल टेस्टिस होगा, रिड्यूस्ड फेशियल एंड बॉडी हेयर होगा, बॉडी हेयर, फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर ये सब आपके रिड्यूस हो जाएंगे। गाइनेकोमेस्टिया यानी कि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हमें देखने को मिलेगा। इनफर्टिलिटी, जो मेल है वो इनफर्टाइल होंगे और उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल भी लो होगा। बात करें इसके डायग्नोसिस की, तो ये कैरियोटाइपिंग टेस्ट से कंफर्म होता है। इसमें क्रोमोसोम एनालिसिस किया जाता है जिसमें पाया जाता है कि क्रोमोसोम बॉडी में कितना है, 47 ईच सेल में, यानी कि XXY जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या है, XXY है। तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो है बच्चों एक सेक्स क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइडी है जिसमें कि अफेक्टेड जेंडर कौन होगा, मेल। इसका कॉज क्या है, कारण क्या है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें कैरियोटाइप क्या होगा, 47 XXY, और इसका ऑपोजिट क्या होता है फीमेल्स में, टर्नर सिंड्रोम, जिसमें कि कैरियोटाइप क्या होगा 45 और XX की जगह पर सिर्फ X होगा। इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? तो टेस्टोस्टेरॉन थेरेपी दिया जाएगा, फर्टिलिटी सपोर्ट दिया जाएगा, साथ ही साथ में काउंसलिंग भी दी जाती है। सो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम इज अ genetic condition in males caused by the presence of an extra X chromosome, यानी कि कैरियोटाइप क्या होगा 47 यानी XXY। नेक्स्ट टर्म इज क्वाशियोरकर। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सीवियर प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं PEM, सीवियर प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, कैरेक्टराइज्ड बाय एडिमा एंड एन एनलार्ज्ड लिवर। इसके अंदर एडिमा हो सकता है, मतलब स्वेलिंग होगा, और लिवर जो है वो अपना साइज बढ़ा लेगा। सो स्टूडेंट्स, क्वाशियोरकर जो है वो एक सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ है जो कोई प्रोटीन की कमी से होता है, जो मेनली बच्चों में हमें देखने को मिलेगा, स्पेशली जब डाइट में कैलोरीज तो मिल रही होती हैं पर प्रोटीन की कमी होती है। बच्चा प्रॉपर डाइट ले रहा है लेकिन इसमें प्रोटीन कम है तो क्वाशियोरकर होने का खतरा उसको रहता है। तो इसका मेन कारण क्या हुआ बच्चों क्वाशियोरकर का? डाइट में एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट्स हैं बट प्रोटीन का लेवल बहुत ही ज़्यादा लो है। ये मोस्टली 1 से 5 साल के बच्चे में देखने को मिलेगा, और कॉमनली ये आपको और कहाँ मिलेगा, इकोनॉमिकली जो डिप्राइव्ड सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, यानी कि इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड एरियाज़, ऐसी जगह पे जहाँ पे गरीबी या गरीब लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके खाने में उनको प्रॉपर भोजन नहीं मिलता है, उनके खाने में प्रॉपर प्रोटीन नहीं होता है, जिससे कि बच्चे को क्वाशियोरकर होने का खतरा होता है। इसमें सिम्टम्स क्या हमने आपको बताया, ईडिमा यानी कि बॉडी स्वेलिंग होगा, स्पेशली फीट और फेस, जो चेहरा और पाँव है वो सूज जाएगा, हेयर डिस्कलरेशन और हेयर फॉल भी होगा इसमें, मसल वेस्टिंग यानी कि मसल्स भी डिजेनरेट होने लग जाएंगे, ग्रोथ भी कम हो जाएगा क्योंकि प्रोटीन की कमी है तो ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा, एनलार्ज्ड फैटी एसिड, जो फैटी एसिड जो लिवर है
आई सेड फैटी एसिड, नॉट फैटी एसिड, इट्स फैटी लिवर। जो लिवर है वो फैटी हो जाएगा और अपना साइज बढ़ा लेगा, और इस केस में इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। इसका एक सिम्टम देखा हमने क्वाशियोरकर का बच्चों, क्या? इडिमा। तो ये जो इडिमा है वो होता क्यों है? तो जो प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी में, स्पेशली एल्ब्यूमिन प्रोटीन ब्लड में जो होते हैं, उनके कम होने के वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड में कम हो जाता है, और फ्लूइड जो है वो टिश्यूज़ में ही आपके एक्यूमुलेट यानी कि जमा होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग हमें देखने को मिलती हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वाशियोरकर के, ये आपका प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ है, ये बच्चों में कॉमन होता है। इसका मेन साइन है इडिमा यानी कि स्वेलिंग होगी बॉडी में, साथ ही साथ में लिवर एनलार्जमेंट भी होगा ड्यू टू फैट एक्यूमुलेशन। इसको ट्रीट कैसे किया जाए? तो हाई प्रोटीन डाइट दिया जाए, बैलेंस न्यूट्रिशन दिया जाए, साथ ही साथ में मेडिकल सुपरविजन भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो क्वाशियोरकर इज़ अ सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इडिमा, मसल वेस्टिंग एंड ग्रोथ रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन। हमारा नेक्स्ट टर्म है बच्चों, क्या? नी जर्क रिफ्लेक्स। इट इज़ अ रैपिड involuntary kicking motion caused by the tapping the patellar tendon due to the below the kneecap, stretching the quadriceps muscles। यानी कि ये एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट है जिसमें कि एक किकिंग मोशन है। किकिंग मोशन जो है वो होता है कॉज्ड बाय द, कब होगा? जब हम टैप करेंगे किसको? पेटिलर टेंडन को बिलो द नी कैप। नी कैप के नीचे जब आप एक किसी चीज़ से मारेंगे तो एकदम से जो एक किकिंग मोशन होगा, किक करने वाला जो एक मोशन, इनवॉलेंट्री मोशन होगा, इसी को कहते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स। क्यों? क्योंकि इस दौरान जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं। क्वाड्रिसेप्स कौन होते हैं? ये आपके थाइस के मसल्स को कहा जाता है क्वाड्रिसेप्स। जैसे बाइसेप्स ट्राइसेप्स होते हैं वैसे ही क्वाड्रिसेप्स होते हैं। इसमें 4 मसल्स होते हैं बेसिकली, बाइसेप्स में 2, ट्राइसेप्स में 3, क्वाड्रिसेप्स में 4। सो नी जर्क रिफ्लेक्स बच्चों एक सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन है जिसमें पेटिलर टेंडन, पेटिला वर्ड मतलब किससे आया? नी से आया, नी कैप से, जिसमें कि पेटिलर टेंडन पर हल्का सा टैप करने से लेग ऑटोमेटिकली किक करती है। ये काम कैसे करता है, यानी कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है इसमें? तो नी जर्क में अगर हम बात करें कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। डॉक्टर जो है वो पेटिलर टेंडन पर हैमर से टैप करेगा, जिससे कि मसल स्पिंडल यानी कि रिसेप्टर स्ट्रेच डिटेक्ट करता है। देन उसके बाद क्या होगा? जो सेंसरी न्यूरॉन है वो स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल भेजेगा, फिर डायरेक्ट साइनैप्स मोटर न्यूरॉन से आएगा, जिसको हम मोनोसाइनेप्टिक भी कहते हैं। फिर मोटर न्यूरॉन जो है वो क्वाड्रिसेप्स मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और लेग जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में किक करती है। ये ज़रूरी भी क्यों है? नी जर्क रिफ्लेक्स नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग टेस्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या नर्व डैमेज डिटेक्ट करने में भी नी जर्क रिफ्लेक्स इम्पॉर्टेंट होता है। तो नी जर्क रिफ्लेक्स जो है वो एक मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स का टाइप है। इसका जो कंट्रोल सेंटर है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है और क्वाड्रिसेप्स मसल्स इसमें कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो नी जर्क रिफ्लेक्स is a monosynaptic spinal reflex in which tapping the patellar tendon causes sudden extension of the lower leg. Our next term is Kranz anatomy. It refers to the distinct arrangement of bundle sheath cells सराउंडिंग वस्कुलर बंडल्स, यानी कि वस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम फ्लोएम को सराउंड करने वाले जो सेल्स हैं उसका अरेंजमेंट, उनको हम कहते हैं बंडल शीथ सेल्स, विच आर फर्दर सराउंडेड बाय मीजोफिल सेल्स। और यही बंडल शीथ सेल्स किससे सराउंडेड होंगे? मीजोफिल सेल से। यानी कि वस्कुलर बंडल को तो सराउंड किया बंडल शीथ सेल्स ने, बंडल शीथ सेल्स को सराउंड किया मीजोफिल सेल्स ने इन अ रिंग लाइक मैनर। किस तरीके के मैनर में? रिंग लाइक मैनर। किस में हमें देखने को मिलेगा? ये आपका C4 प्लांट्स में। और C4 प्लांट्स में भी कौन कौन? जैसे मेज़ हो गया, शुगर केन हो गया, ये आपके C4 प्लांट्स हैं। C4 प्लांट्स में ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं आपके वो सराउंडेड होते हैं बंडल शीथ सेल से। यही हम लीव्स में बात करें, लीव्स में देखने को मिलेगा क्रैंज एनाटॉमी। इसमें वस्कुलर बंडल्स बंडल शीथ सेल से सराउंड होंगे और वही बंडल शीथ सेल्स मीजोफिल सेल से सराउंडेड होते हैं।
सो क्रायन्स एनाटॉमी एक स्पेशल लीफ स्ट्रक्चर है जो कि सीफो प्लांट्स में हमें मिलता है और फोटोसिंथेसिस को एफिशिएंट बनाने का काम भी यही आपका करता है। बात करें तो क्रायन्स का मतलब क्या है। क्रायन्स जो है वो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बच्चों रेथ। रेथ मतलब माला, गार्डलैंड जिसको हम कहते हैं गार्डलैंड, या फिर रिंग, क्योंकि बंडल शीट सेल्स वस्कुलर बंडल के अराउंड एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बना देते हैं। तो क्रायन्स एनाटॉमी में अगर हम स्ट्रक्चर को समझें तो जो वस्कुलर बंडल है यानी कि जाइलम फ्लोएम, उसके अराउंड लार्ज बंडल शीट सेल्स मौजूद होते हैं और उसके अराउंड यानी कि बाहर की तरफ मीजोफिल सेल्स मौजूद होते हैं। और ये दो सेल सिस्टम C4 पाथवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। C4 प्लांट्स की हमने बात की, जैसे कि मेज़ हो गया, शुगरकेन हो गया, सोरगम हो गया। इसकी खासियत क्या है क्रायन्स एनाटॉमी की, तो ये फोटो रेस्पिरेशन को रिड्यूस कर देता है, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होगा उसको रिड्यूस कर देगा। CO2 को बाहर जाने की बजाय उसका फिक्सेशन करवाने में ये हेल्पफुल रहेगा। हाई टेम्परेचर और इंटेंस लाइट में ये एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस करने में कारगर साबित रहता है। C4 पाथवे में बच्चों CO2 कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म का ये आपका एक पार्ट है। तो इसमें अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो ये क्रायन्स एनाटॉमी C4 प्लांट्स में ही हमें देखने को मिलता है। इसमें बंडल शीट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट लार्ज और ए ग्रेनल होते हैं, यानी कि उनमें ग्रैनम कम होता है। बंडल शीट सेल्स में, आई रिपीट, बंडल शीट सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट है वो लार्ज होते हैं और ए ग्रेनल होते हैं, यानी कि उसमें फ्यू ग्रेना ही हमें देखने को मिलेंगे। मीजोफिल सेल्स जो हैं उसमें आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। C4 प्लांट्स के हमने एग्जांपल्स देखे, मेज, शुगरकेन और सोरगम। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं और आपको बच्चों बताना चाहूँगा कि जो C4 प्लांट्स है उसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। जब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है तो जो फोस्फोइनोल पायरुवेट है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन करेगा तो बनाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विच इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड। वहीं पे C3 प्लांट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, फोस्फोग्लिसरिक एसिड है, फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। इसको हम डिटेल में फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे। सो क्रायन्स एनाटॉमी इज द स्पेशल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इन C4 प्लांट्स, वो भी किसमें, C4 प्लांट्स के लीव्स में, where vascular bundles are surrounded by bundle sheet cells in a ring-like manner. Next term is keystone species. It is a species that has a disproportionately large effect on its ecosystem relative to its abundance. ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट ना होने के बाद भी अपने इकोसिस्टम पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने इकोसिस्टम पे कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एक छाप छोड़ता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसी को उस स्पीशीज़ को हम बोलेंगे की स्टोन स्पीशीज़। जैसे एक एग्जांपल है सी ऑटर का, जो कि कंट्रोल करता है किसको, सी अर्चिन्स को। सो की स्टोन स्पीशीज़ बच्चों वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि इकोसिस्टम में कंपैरेटिवली कम नंबर में प्रेजेंट होने के बावजूद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। अगर हम की स्टोन स्पीशीज़ को इकोसिस्टम से हटा दें, कंप्लीटली उसको हम वैनिश कर दें, अबॉलिश कर दें, तो क्या होगा, जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो सकता है, इवन स्पीशीज़ डाइवर्सिटी भी कम हो जाएगी और इकोसिस्टम कोलैप्स भी कर सकता है। की स्टोन स्पीशीज़ के बारे में बच्चों अगर हमें क्लासिक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो इसको पॉपुलर बनाया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है रॉबर्ट टी पेन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में दिखाया कि अगर पिसास्टर यानी कि सी स्टार को कोस्टल एरिया से हटा दिया जाए तो जो म्यूसल्स हैं वो ओवरग्रो कर जाएंगे और बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है। कुछ और एग्जांपल्स अगर हम देखें, जो जैसे टाइगर जो कि टॉप प्रेडेटर है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, अगर आप टाइगर को हटा देंगे तो हर्बीवोर्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जिससे कि बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो जाएगी। सी ऑटर जो होते हैं वो भी कम मात्रा में है लेकिन वो कंट्रोल करते हैं सी अर्चिन की पॉपुलेशंस को। एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट जो है वो इकोसिस्टम के इंजीनियर हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, तो अगर एलिफेंट भी आप कंप्लीटली हटा दें तो इससे ग्रासलैंड इकोसिस्टम अफेक्ट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ, अगर हम कीस्टोन स्पीशीज़ की बात करें
तो सबसे पहला प्रेडेटर जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल करता है, दूसरा जो इकोसिस्टम इंजीनियर्स हैं वो हैबिटाट को मॉडिफाई करते हैं, और तीसरा जो म्यूचुअलिस्ट हैं वो पॉलिनेशन या सीड डिस्पर्सल में इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे 3 टाइप्स हैं कीस्टोन स्पीशीज़ में बच्चों। सबसे पहला प्रेडेटर जो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम करेगा, प्रेडेटर नहीं तो पॉपुलेशन हर्बीवोर्स की बढ़ती चली जाएगी। दूसरा टाइप है इकोसिस्टम इंजीनियर जिसमें हमने एलिफेंट देखा जो कि हैबिटाट को मॉडिफाई करते हैं, और तीसरा टाइप है म्यूचुअलिस्ट जो कि म्यूचुअलिज्म परफॉर्म करते हैं, यानी कि पॉलिनेशन या सीड डिस्पर्सल में इसका इम्पोर्टेंस होता है। तो जो कीस्टोन स्पीशीज़ है इनका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये कम मात्रा में होते हैं लेकिन इनका अबंडेंस लेवल कम होता है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा डालते हैं। रिमूवल से अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो इससे क्या होगा, जो ट्रॉफिक कैस्केड हो सकता है, यानी कि इनको अगर आप किसी भी इकोसिस्टम से हटा देंगे तो इकोसिस्टम पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाएगा। बायोडाइवर्सिटी जो मेंटेन करने में इनका बहुत ही बड़ा रोल देखा जाता है। सो कीस्टोन स्पीशीज इज अ स्पीशीज दैट हैज़ अ डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट्स ऑन इट इकोसिस्टम रिलेटिव टू इट्स अबंडेंस। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टर्म की तरफ अब हम चलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज काइनेज जो कि एक एंजाइम है। इट इज़ एन एंजाइम दैट कैटेलाइजेज द ट्रांसफर ऑफ अ फोस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। एटीपी से फोस्फेट मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होना किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की तरफ, दैट इज कॉल्ड फोस्फोराइलेशन। और ये किसके थ्रू होगा, किस एंजाइम के थ्रू? ये होगा आपका काइनेज एंजाइम के थ्रू। तो सिंपल टर्म्स में बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिए, जो काइनेज है एक एंजाइम होता है जो कि किसी मॉलिक्यूल पर फोस्फेट ग्रुप यानी कि PO4 नेगेटिव जो आयन है फोस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है, यूजली एटीपी से। इसके अगर हम कुछ रिएक्शंस को समझें रिएक्शंस के थ्रू, तो जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट एटीपी के साथ कंबाइन करेगा और फोस्फोराइलेटेड सबस्ट्रेट बनेगा, प्लस ADP यानी कि एक फोस्फेट ट्रांसफ़र हो गया और ATP कन्वर्ट हो गया यहाँ पे ADP में। सो सबस्ट्रेट प्लस ATP विल गिव फोस्फोराइलेटेड सबस्ट्रेट प्लस ADP, यानी कि जो सबस्ट्रेट था अब उसका फोस्फोराइलेशन हो गया। सो इस प्रोसेस को फोस्फोराइलेशन हम प्रोसेस कहेंगे। फंक्शन क्या हुआ इसका, काइनेज एंजाइम का? ये सेल सिग्नलिंग पाथवेज को एक्टिवेट करता है। सेल ट्रांसडक्शन में इसका मेन रोल होता है। एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, साथ ही साथ में मेटाबॉलिक पाथवेज को कंट्रोल करने का भी आपका काम ये करता है। काइनेज के अगर हम बच्चों कुछ टाइप्स की बात कर लें तो सबसे पहला टाइप है प्रोटीन काइनेसेस। प्रोटीन काइनेसेस जो है वो प्रोटीन्स को फोस्फोराइलेट करने का काम करते हैं, यानी कि प्रोटीन पे फोस्फेट ग्रुप को अटैच करवाने का काम करेंगे। सेकंड टाइप है टायरोसिन काइनेज। ये टायरोसिन अमीनो एसिड रेसिड्यूज पर फोस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं। तीसरा टाइप है सेरीन या थ्रियोनिन काइनेज। ये सेरीन या थ्रियोनिन रेसिड्यू पर एक्ट करते हैं और यहाँ पे फोस्फेट ग्रुप को ऐड करने का काम करेंगे। सेल बायोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है काइनेज एंजाइम का, तो ये सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन में को कंट्रोल करने का काम करते हैं। हार्मोनल रिस्पॉन्स में इनका रोल होता है, साथ ही साथ में कैंसर रिसर्च में ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। यानी कि एबनॉर्मल काइनेज एक्टिविटी क्या दर्शाती है कि बॉडी में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रहा है। तो काइनेज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये फोस्फेट ग्रुप को ऐड करता है। ATP यूजली फोस्फेट डोनर होता है इस केस में। सो काइनेज इज एन एंजाइम दैट कैटेलाइजेज द ट्रांसफर ऑफ अ फोस्फेट ग्रुप फ्रॉम ATP टू अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन अ प्रोसेस कॉल्ड फोस्फोराइलेशन। Next term is Koch postulates. It were proposed by German scientist Robert Koch to establish a relationship between a microorganism and a specific disease. किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म और वो जो डिजीज़ आपका कॉज करेगा उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किसने किया था? रॉबर्ट कॉच ने। एंड दीज पॉस्टुलेट्स हेल्प प्रूव दैट सर्टेन माइक्रोब्स कॉज सर्टेन डिजीजेस। और इसी पॉस्टुलेट्स ने क्या प्रूव किया कि कुछ माइक्रोब्स कुछ सर्टेन डिजीज़ ही कॉज करते हैं। मतलब हर माइक्रोब हर डिजीज़ से अपने आप को कोरिलेट करता है, मतलब फिक्स है कि इस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए ये पर्टिकुलर माइक्रोब आपका रिस्पॉन्सिबल है। सो कॉच पॉस्टुलेट्स एक सेट ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं
जो कि ये प्रूव करने के लिए बनाए गए थे कि कोई स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी स्पेसिफिक डिजीज़ का कॉज है। इसको प्रपोज किसने किया था, ये प्रिंसिपल्स किसने प्रपोज किए थे, रॉबर्ट कॉश ने। अब बच्चों इसमें कॉश पॉस्टुलेट्स बेसिकली 4 हैं। सबसे पहला, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना चाहिए, पर हेल्दी ऑर्गेनिज्म में नहीं। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे, हेल्दी ऑर्गेनिज्म में नहीं। दूसरा इसका पॉस्टुलेट है दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिजीज्ड होस्ट से आइसोलेट करके प्योर कल्चर में ग्रो किया जा सके। जो डिजीज्ड होस्ट होगा, डिजीज ऑर्गेनिज्म होगा, उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यानी कि पैथोजन को हम आइसोलेट करेंगे और प्योर कल्चर में उसको हम ग्रो करवा सकें, ऐसा होना चाहिए। थर्ड जो है पॉस्टुलेट दैट इज़ प्योर कल्चर से हेल्दी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करने पर सेम डिजीज़ डेवलप होनी चाहिए। अगर उस जो आपने कल्चरिंग करवाई है, जो ग्रो करवाया है पैथोजन को लैब में, उसी कल्चर को अगर आप इनोकुलेट करेंगे किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग में या किसी हेल्दी एनिमल में, तो उसको भी वही सेम बीमारी होनी चाहिए। एंड चौथा इसमें आपका प्रिंसिपल है, पॉस्टुलेट है कि नए डिजीज्ड होस्ट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दोबारा आइसोलेट करके कंफर्म किया जा सके कि जब जो नया होस्ट है उसमें हमने जो अपना इनोकुलम डाला था, यानी कि कल्चर्ड पैथोजन डाला था, हम उससे जब उसको वापस से निकालें तो वो हमें ये बता सके कि हाँ इसने इसके अंदर ये बीमारी फैलाई थी। तो जो नया डिजीज्ड होस्ट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दोबारा आइसोलेट करके कंफर्म किया जा सके, ये इसका चौथा पॉस्टुलेट होता है। इंपॉर्टेंस क्या हुआ इसका कॉश पॉस्टुलेट्स का बच्चों, ये जर्म थियोरी ऑफ डिजीज़ को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है इससे, साथ ही साथ में इन्फेक्शियस डिजीज़ के कॉज आइडेंटिफाई करने में ये हेल्पफुल होता है। बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि कुछ पैथोजेंस हैं, वायरसेस, वो प्योर कल्चर में इजीली ग्रो नहीं करते हैं। कुछ लोग कैरियर्स तो होते हैं पर सिम्टम्स शो नहीं करते हैं, तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस हो जाते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब हम देखेंगे, जैसे कि इट इज़ रिलेटेड टू जर्म थियोरी। इसका मेन फोकस होता है माइक्रोब डिजीज़ रिलेशनशिप के ऊपर, और मॉडर्न मॉलिक्यूलर टेक्निक से इन्हें रिफाइन किया गया है। सो कॉश पॉस्टुलेट्स जो हैं, दे आर द सेट ऑफ क्राइटेरिया used to establish a causal relationship between a microbe and a disease। हमारा नेक्स्ट टर्म है जो कि एक बीमारी है जिसका नाम है काला आजार। काला आजार को बच्चों विसरल लिशमैनियासिस भी कहा जाता है। इट इज़ अ सीवियर पोटेंशियली फैटल पैरासिटिक डिजीज कॉज्ड बाय लिशमैनिया डोनोवनाई एंड ट्रांसमिटेड बाय सैंडफ्लाई बाइट्स। ये एक बहुत ही खतरनाक, इवन इसमें मृत्यु तक हो सकती है, मौत हो सकती है, और ये एक पैरासिटिक डिजीज़ है जो कि किससे होता है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है लिशमैनिया डोनोवनाई, और ये आपका सैंड फ्लाई के बाइट से होता है। काला आजार को लिशमैनियासिस भी कहा जाता है। सो काला आजार एक सीरियस पैरासिटिक डिजीज़ है जो कि इंटरनल ऑर्गन स्पेशली लिवर और स्प्लीन को अफेक्ट करता है। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, लिशमैनिया डोनोवनाई, और ये टाइप क्या है, किस टाइप में आता है, ये एक प्रोटोजोन पैरासाइट है। इसका वेक्टर क्या है, फीमेल सैंड फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम है फ्लेबोटोमस आर्जेंटिपस, या फ्लेबोटोमस जीनस का नाम ही आप लोग ध्यान रखिएगा। अफेक्टेड ऑर्गन क्या क्या होते हैं काला आजार में, तो लिवर, स्प्लीन, इवन बोन मैरो भी। इसीलिए इसे विसरल लिशमैनियासिस कहा जाता है, क्योंकि विसरल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है। इसमें लक्षण हमें क्या देखने को मिलेंगे, सिम्टम्स क्या होंगे, इरेगुलर फीवर होगा, डार्कनिंग ऑफ स्किन, इसीलिए इसको नाम दिया गया काला आजार, क्योंकि स्किन डार्क हो जाती है। स्प्लीन जो है वो एनलार्ज हो जाता है, और अनीमिया भी इसमें हमें देखने को मिलेगा, साथ साथ में वेट लॉस भी होगा। अब इसका सिंपल ट्रांसमिशन साइकिल कैसे है काला आजार में, वो भी हम समझते हैं। जो इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई बाइट है, जो सैंड फ्लाई बाइट करेगी जिसके अंदर पैथोजन होगा, पैरासाइट होगा, तो वो पैरासाइट फिर ब्लड में एंटर करेगा। ब्लड में एंटर करने के बाद, यानी कि लिशमैनिया ब्लड में एंटर करने के बाद मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करते हैं, और उससे क्या होगा, जो ऑर्गन्स हैं स्प्लीन, लिवर, ये सब हमारे एनलार्ज हो जाएंगे, यानी कि इनका साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो इसका
प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? सबसे पहला, इंसेक्ट कंट्रोल किया जाए, यानी कि सैंड फ्लाई को की ब्रीडिंग को कंट्रोल किया जाए, अर्ली डायग्नोसिस किया जाए, साथ ही साथ में एंटी लिस्टमैनियल ड्रग्स पेशेंट को दिया जा सकता है। तो ये आपका बच्चों काला आजार क्या है, इसका टाइप क्या है? ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है जिसका कॉजेटिव एजेंट है लिस्टमैनिया डोनोवनाई, इसका वेक्टर है सैंड फ्लाई, फीमेल सैंड फ्लाई, और ये मेनली कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको इंडिया में? बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड में। सो काला आजार इज अ वेक्टर बॉर्न पैरासिटिक डिजीज caused by Leishmania donovani and transmitted by the bite of female sandfly. So students, ये थे important biological terms starting with alphabet K, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़फुल हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो बच्चों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जहाँ पे लर्निंग होती है सिंपल, क्लियर और एग्ज़ाम फोकस्ड। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी। थैंक यू सो मच।